देश में लोकतंत्र के, भाईचारे की, बुजुर्ग का, गणतंत्र का, संविधान की रक्षा करने वाला मुंह नहीं खोल सकता है और देश से गद्दारी करने वाला राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। उत्तराखंड में केशव थालवाल को नंगा करके, जूते काट के पेशाब पिलाई जाती हो और इतना अपमानित कर जाता हो और उसे कहा जाता है सोशल मीडिया में मुंह मत खोलना। आज भूपेंद्र रावत जी, आपने जो ये प्रेस वार्ता आप कर रहे हैं, आपने कहा जो मोहम्मद दीपक उत्तराखंड में वायरल हुए, अपने दीपक के नाम के आगे मोहम्मद लगाया, एक बुजुर्ग को बचाया, उसके लिए कोर्ट जो है अलग है और जो दूसरा पक्ष है, एक और इस तरह के इंसिडेंट हुए उसका दूसरा पक्ष है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं इस मामले में? दोस्तों, मैं एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात आप देखिए कि मोहम्मद दीपक कुमार और विजय रावत, इन्होंने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को कलंकित होने से बचाया। बजरंग दल के गुंडे गए 80 साल के वकील अहमद उनकी दुकान पर और कहा कि ये बाबा नाम आप नहीं रखेंगे, 35 साल पुरानी दुकान है। तो गणतंत्र दिवस को कलंकित होने से बचाने वाले दीपक और विजय 80 साल के बुजुर्ग को अपमानित कर रहे थे। 80 साल के बुजुर्ग को अपमानित होने से बचाने वाले दीपक कुमार और विजय रावत, और हमारे देश के संविधान की रक्षा करने वाले दीपक कुमार और विजय रावत। और मजेदार बात देखिए, जो बजरंग दल के गुंडों ने वीडियो बनाया था वो वीडियो वायरल हुआ। अब आप देखिए 26 जनवरी का मामला, 28 जनवरी को उन्हीं गुंडों की शिकायत पर मोहम्मद दीपक कुमार, विजय रावत पर मुकदमा दर्ज होता है और 31 जनवरी को कोट द्वार में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होता है। मैं अभी त्रिलोकी मंदिर से आया हूं, केदारनाथ के पास में है। वहां पर एक शादी में शरीक होने के लिए मैं गया था, पूजा रनावत की, और यकीन मानेंगे जब हम ऋषिकेश पहुंचे हमारी गाड़ी को रोक दिया गया क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला गुजरना था। तब यह सवाल खड़ा होता है, ये 31 जनवरी को पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में कोटद्वार पहुंचता है और पूरे उत्तराखंड के 200 गुंडे वहां पहुंचते हैं कोटद्वार और एक जुलूस निकाल करके पुलिस की अगुवाई में और दीपक कुमार के जिम पर जाकर हमला करने, उसके परिवार को और उसको धमकी देते जान से मारने की पुलिस साथवती, और दीपक कुमार को हिरासत में लिया जाता है। इस क्रोनोलॉजी को समझिए। जो गुंडे 80 साल के बुजुर्ग 35 साल पुरानी दुकान पर गणतंत्र दिवस के दिन गणतंत्र दिवस को कलंकित करने के लिए गए, अपमानित करने के लिए गए, उन गुंडों की शिकायत पर देश का, संविधान का, लोकतंत्र का, गणतंत्र का 80 वर्ष के विरुद्ध का सम्मान रखने वाले को कलंकित करने से बचाने वाले को मुकदमा दिया जाता है। और फिर क्या होता है, यह मामला नैनीताल हाई कोर्ट में जाता है। याचिका होती है कि यह मुकदमा वापस होना चाहिए, जो दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक और विजय रावत पर मुकदमा दर्ज है। न्यायालय ने मुकदमा वापस करने की बात नहीं की। उनको मैं आपको बताता हूं, इन्हीं का एक भगवाधारी गुंडा है, उसने 5 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की मोहम्मद दीपक का कत्ल करने के लिए। जो मोहम्मद दीपक को कत्ल करने का इनाम रखता है वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहे, कुछ भी बोल सकते हैं। अदालत ने कहा मुकदमा वापस नहीं होगा। अदालत ने कहा आपकी सुरक्षा नहीं दी जाएगी और कोर्ट ने यह भी कहा आप सोशल मीडिया में इस मसले पर कुछ नहीं बोल सकते। तो मेरे दोस्तों, मैं जरा जानना चाहता हूं कि नैनीताल हाई कोर्ट में बैठे जज बताएं कि अगर मोहम्मद दीपक और विजय रावत कोई इस मामले पर बात करे, 26 जनवरी के मामले पर, तो जो वायरल वीडियो में वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या उनके चेहरे बदल जाएंगे? क्या 28 तारीख को जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई कोटद्वार थाने में, वो एफआईआर में धाराएं बदल जाएंगी क्या? या 31 तारीख को जो वायरल हो रहा है, गुंडे जो धमकी देने आए और जब जिनको गिरफ्तार करना था वो जिम के बाहर धमकी देने पहुंचे और मोहम्मद दीपक कुमार को पुलिस ने हिरासत में रखा, तो क्या यह प्रक्रिया बदल जाएगी क्या? मैं एक और दूसरा चरित्र आपको बताना चाहता हूं। हैरानगी की बात, हमारे देश में गणतंत्र दिवस का सम्मान करना, 26 जनवरी को कलंकित होने से बचाना, संविधान का सम्मान करना, 80 साल के बुजुर्ग को अपमानित होने से बचाने वाले को आप बोलने पर प्रतिबंध लगाता है नैनीताल हाई कोर्ट। लेकिन उसी उत्तराखंड में 14 अगस्त 2015 को पुष्कर सिंह धामी, भाजपा का नेता, भारत का नक्शा ट्वीट करता है और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा चीन की जमीन में दिखाता है, चीन के नक्शे में शामिल करता है। ये देश से गद्दारी का मामला, और वो 2021 में विधानसभा का चुनाव हारने के बाद पहली मर्तबा उसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तब नैनीताल हाईकोर्ट में बैठे जजों को समझ नहीं आता कि भारत की जमीन चीन की दिखाने वाला देश का गद्दार मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। लेकिन देश में लोकतंत्र के,
भाईचारे की, बुजुर्ग का, गणतंत्र का, संविधान की रक्षा करने वाला मुंह नहीं खोल सकता है और देश से गद्दारी करने वाला राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, केशव थालवाल सोशल मीडिया का पत्रकार, वो पुलिस की तमाम, जो मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जहां जहां संभव हुआ उसने उनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया। क्या हुआ? उसको धर्मेंद्र रौतेला एसओ लमगांव का, वो उसको फर्जी मुकदमे बंद करते हैं, उसे नंगा करके पीटा गया, उसे जूते चटवाए गए, उसे पेशाब पिलाया गया। सितंबर 2025 से वो पीड़ित लड़का अभी 22 मार्च को डीजीपी को मिलने जाता है, फिर गिरफ्तार करके जेल में डाला जाता है। और कोर्ट ने कहा कि केशव थालवाल बाहर जाकर के मुंह नहीं खोलेगा, पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। जो उत्तराखंड की पुलिस भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करती हो, उसे नंगा करके पीटती हो, उसको जूता चाटने के लिए व्यवस्था करती हो और उसे पेशाब पिलाती हो, उस पर कोर्ट प्रतिबंध लगाता है तो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन हमारे देश के अंदर हमारा प्रधानमंत्री, मैं आपको उदाहरण देता हूं एक और बड़ा हमारी अदालतों के विषय में कि क्या चरित्र है। 15 जून 2020 को हमारे 20 निहत्थे बिहार रेजिमेंट के जवानों की हत्या कर दी चीन के सैनिकों ने। 76 जवानों को पीट पीट करके अधमरा कर दिया और उन 76 जवानों के अधमरा होने के बाद आपको बता दूं, 20 शहीदों की चिताओं की आग नहीं जल रही थी। 76 अधमरे जवानों के देह से खून का जो रिसाव था, उनका जो दर्द था, वो कम नहीं हुआ था। और मोदी बोले न कोई गुस्सा है, न घुस आया है, न हमारी जमीन में किसी का कब्जा है। ये दूसरी बात, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग देखिए कि 2015 में भारत की जमीन का नक्शा, भारत की जमीन और नक्शा में चीन को दिखाना, और 2020 में गलवान में जवानों की शहादत का अपमान करके भारत से गद्दारी और चीन से यारी का मामला, नरेंद्र मोदी का ये बताना हमारी जमीन पर चीन का कब्जा नहीं है। एक मिनट हाँ। उस आदमी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से हमारे देश का कोर्ट नहीं रोक सकता है। तब ये सवाल बड़ा है मेरे प्यारे देशवासियों। नहीं, आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि लगातार मैं मदरसे तोड़ रहा हूं, दरगाहों को तोड़ रहा हूं। तो आप तो हिंदू समाज से आते, आप तो खुश है ना? देखिए, आप पहले एक मिनट, आप विषयांतर हो रहे हैं। हमारा बड़ा मामला है, बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि जब देश में अच्छे काम करने वाले मोहम्मद दीपक कुमार और विजय रावत को सोशल मीडिया में बोलने से प्रतिबंधित किया जाता हो, तो फिर हमारे देश से गद्दारी करने वाले पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठने से क्यों नहीं रोका गया? जब हमारे देश के अंदर उत्तराखंड में केशव थालवाल को नंगा करके, जूते चाट के पेशाब पिलाई जाती हो और इतना पनित कर जाता हो और उसे कहा जाता है सोशल मीडिया में मुंह मत खोलना। और मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आज मोहम्मद दीपक से पाई का हिसाब मांगा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अवैध इलेक्टोरल बॉन्ड से और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छापों के नाम पर वसूली गई 16,500 करोड़ रुपए की रकम, न तो सुप्रीम कोर्ट को हिसाब ले पाया, न किसी को गिरफ्तार किया गया और न ही पैसा जब्त हुआ। और यही नहीं, कोरोना के समय आपदा को अवसर बनाया गया और उसी समय चुपके से पीएम केयर्स फंड बनाया गया 27 मार्च 2020 को, जिसमें 13,605 करोड़ से ज्यादा पैसा आया, लेकिन आज तक उसका हिसाब न कोर्ट ले पाई, न देश को बताया गया। कोरोना के समय गरीबों को लॉकडाउन में सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर किया गया, पुलिस से पिटवाया गया। मैं कहता हूं, अगर दीपक कुमार से हिसाब लिया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट को यह भी बताना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब कौन देगा, पीएम केयर्स का हिसाब कौन देगा और हजारों करोड़ की इस लूट का जवाब कौन देगा। तो भारत के साथ गद्दारी करने वाले और चीन से यारी करने वाले प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार क्यों बैठने दिया, ये बड़ा मुद्दा है। तो सवाल ये है, अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा भाजपा के राज में? क्योंकि भाजपा तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, एक मिनट, अगर भाजपा ये कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो भाजपा का जो सर्वे सर्वा स्वयंभू साक्षात भगवान अपने को बताते हैं नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के कार्यक्रम में कहा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और इसके गलती से निकल गया। ये सुनो, अगर तुमने कोई दलाली ले रखी है मोदी से तो अलग बात है। मैंने आज तक नरेंद्र मोदी ने सॉरी बोला हो, गलती से निकला शब्द नहीं बोला, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के सफल अभियान का पूरा गुणगान किया। वो जमाना जानता है। देखिए, नरेंद्र मोदी तो आज तक बोला नहीं है कि भाई मैं बेटी पढ़ाओ की बात नहीं कर रहा था, और कहा नहीं है। नरेंद्र मोदी पर मुकदमा दर्ज है। जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो गुजरात के एयरपोर्ट से एक बालिका का अपहरण करके और उसे मुख्यमंत्री आवास से बंधक बना के रखा गया। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र है। कपिल मिश्रा दिल्ली में अभी मंत्री है। कपिल मिश्रा जब मंत्री थे, दिल्ली की विधानसभा में कपिल मिश्रा ने एक एक बात को उजागर किया सार्वजनिक तौर पर कि किस तरीके से गुजरात में एक आर्किटेक्ट लड़की पर मुख्यमंत्री का दिल आ गया, किस तरीके से एयरपोर्ट से अपहरण कराया गया, किस तरीके से उसे बंधक बना के रखा गया। और यह भी पता लगा है कि वो लड़की अब डर के मारे भारत छोड़ के अमेरिका में रहने के लिए विवश है। तो जब तक मोदी इस पर खंडन नहीं करेंगे, तब तक मैं भूपेंद्र रावत तो किसी भी कीमत में नहीं मान सकता हूं कि ये बेटी बचाने की बात कर रहे हैं, पढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि मैंने ये पाप नहीं किया। इसलिए जो आपका सवाल है, अंकिता भंडारी को न्याय की आपने बात की है। अंकिता भंडारी के न्याय को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा दुखद पहलू क्या है। जो वहां पर भौतिक तौर पर जो सबूत थे, उन सबूतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नष्ट करने के लिए बुलडोजर चलाया, और वो बुलडोजर के बाद भी सबूत बच रहे थे। तो रेणु बिष्ट है भाजपा की वहां विधायक, उसने बुलडोजर चलाया। तो आपने भौतिक सबूत जो है वो सारे जो वैज्ञानिक तौर पर जो सबूत इकट्ठे हो सकते हैं वो नष्ट कर दिए। इनके जो मोबाइल हैं वो पुलिस ने गायब कर दिए। अगर वो नहर में फेंक दिए गए चिल्ला नहर में, तो चिल्ला नहर में 2022 से लेकर के आज 2026 में कोई अवशेष नहीं मिलेगा। इस बात को आपको और हमको समझना चाहिए। आज एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नार्को टेस्ट किया जाए। नार्को टेस्ट करके पूछा जाए कि भाई पुष्कर सिंह धामी, तूने वहां पर अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाने के लिए बुलडोजर चला के सबूत नष्ट क्यों किए। रेणु बिष्ट का नार्को टेस्ट किया जाए। रेणु बिष्ट से पूछा जाए कि भाई रेणु बिष्ट, ये बताओ तुम विधायक को सबूत नष्ट करने के लिए तुमने बुलडोजर क्यों चलाया। और जो हत्यारे गिरफ्तार है जेल के अंदर, उनका नार्को टेस्ट किया जाए। नार्को टेस्ट करके यह पता लगाया जाए कि उन्होंने किस वीआईपी को बचाने के लिए अंकिता भंडारी की हत्या की। इसके अलावा और कोई भी तरीका असली अपराधियों तक पहुंचने का नहीं है। क्या यह संभव हो सकता है? एक वीआईपी का नाम उजागर भी हुआ था, चर्चा में आया, मामला तो कोर्ट तक चला गया। कोर्ट ने कहा कि वीआईपी का नाम नहीं लेना है। अब कई चीजें चर्चा में आ रही, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि देखिए, उत्तराखंड के अंदर और भारत के अंदर हमको समझना चाहिए। अदालतों का चरित्र मैंने सवाल उठाया। सवाल यह उत्तराखंड की अदालत का नहीं है। नैनीताल हाई कोर्ट भी हमारे देश के संविधान से चल रहा, संघ के विधान से नहीं चल रहा है। इसलिए मेरी मांग ये है, मैं ये मानता हूं कि बिल्कुल धर्मेंद्र रौतेला और उसके साथ में जो और लोग हैं जिन्होंने केशव थालवाल को विवश किया, उसको जूता चाटने के लिए पेशा पिलाई गई, उन सब को तत्काल, मैं फिर कहता हूं, उनका भी नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। केशव थालवाल का भी नार्को टेस्ट करे। हैरानगी की बात है कि डीजीपी को मिलने वो लाल लड़का गया पीड़ित, और गिरफ्तार करके जेल में डाला। 22 मार्च को भी 24 मार्च को बाहर आया है। इसलिए अंकिता भंडारी को न्याय तब मिलेगा जिस दिन पुष्कर सिंह धामी और रेणु बिष्ट का नार्को टेस्ट होगा। तो मैं भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन तरफ से हम लोग गए, हमने मोहम्मद दीपक कुमार का और विजय रावत का स्वागत किया। जमाना जानता है, मेरे साथ में सीपीएम के सांसद भी थे, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे चरण सिंह राजपूत, और भी कई लोग थे। हमने सम्मान किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। गणतंत्र दिवस को कलंकित होने से बचाना, संविधान की हिफाजत करना, 80 साल के बुजुर्ग को अपमानित होने से बचाना, और 35 साल पुरानी दुकान का नाम बदली होने से रोकने का काम जो बहादुरी का किया। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं ये मानता हूं, हो सकता है कि नैनीताल हाई कोर्ट में बैठे जज, उनको डर इस बात का होगा कि कहीं मोहम्मद दीपक अगर पूरे भारत में घूमने लग जाए और भारत में जगह जगह दीपक का स्वागत होने लग जाए, तो भारत में, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कोर्ट द्वार में जो 200 गुंडे आए थे, उन्हें कुत्ता नहीं पहचानता है। लेकिन मोहम्मद दीपक को दुनिया जानती है। तो आज का युवा मोहम्मद दीपक बनना चाहेगा, विजय रावत बनना चाहेगा। इसलिए मुझे लगता है अदालतें भी
उनको भी फर्ज बनता था, अगर हम स्वागत करने के लिए गए तो कम से कम अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए आता, तो कोर्ट में बैठे जजों का भी फर्ज बनता था कि भला काम इन्होंने किया है और भले काम करने वालों पर फर्जी मुकदमा वापस करने का आप आदेश न करो, उनकी हिफाजत की व्यवस्था न करो और उन पर बंदिश लगा दो कि आप सो मीडिया में कुछ नहीं बोलेंगे। यह अन्याय है, यह अनैतिक है। जिस तरह से सर मोहम्मद दीपक से नेता विपक्ष राहुल गांधी जी मिले, इमरान प्रतापगढ़ी जी, बहुत लोग मिले, तो इस पे किस तरीके से आप देख रहे हैं? दीपक की तो लोग सराहना कर रहे हैं ना, सपोर्ट तो किए ना। नहीं, अरे भाई मैंने बोला ना, हम तो गए ना, मैं तो भारतीय किसान मजदूर संघ का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। हम गए, बाकायदा हमने स्वागत किया मोहम्मद दीपक का, विजय रावत का सम्मान किया हमने। हमें अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी को मिलना चाहिए, मैं तो कहता हूँ हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश को मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ देखिए, भाईचारे का, गणतंत्र दिवस का, संविधान का, 80 साल के बिरद का, हर दुकान 35 साल पुरानी दुकान का सबकी हिफाजत करना, बड़ा अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया कार्य किया। कुछ लोग रावत जी ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद दीपक ने अपना पॉलिटिकल प्लेग्राउंड तैयार कर लिया है इस तरफ के बाद। अगर एक बहुत बढ़िया, चलिए मैं वैसे दीपक चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, ये मेरे प्यारे देशवासियों, जितने भी युवा सुन रहे हो, मैं आप सबसे अपील करता हूं, सब दीपक के मार्ग पर आगे बढ़ो। फिर जो राजनीति में आना चाहेगा अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। जब हमारे देश से गद्दारी करने वाला और चीन से यारी करने वाला उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बन सकता है, हमारे देश के शहीदों का अपमान करके और शहादत का अपमान करके, और भारत की जमीन जो चीन के कब्जे में है उस पर हमारे भारत का कब्जा, मतलब भारत के दावेदारी खत्म करता हो, तो अगर कोई ऐसे गद्दारी करने वाला हो तो दीपक के जैसा वफादार अगर हमारे देश के युवा बनते हैं तो हम तो सर आंखों पर उठाएंगे। दीपक के मार्ग पर चलने वाले हर युवा का हम स्वागत करेंगे। हम चाहेंगे कि जहां देश के अंदर झूठे और बेईमान और भ्रष्ट लोग जाते हैं, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, ये मामला सिर्फ मोदी जी का ही नहीं, रोटी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। मोदी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो आसाराम के पैर छूते हुए, और मोदी कह रहे हैं बापू नहीं होता मैं गुमनाम मर जाता। तो इनके बापू भी टॉर्च लगाकर बेटी ढूंढने वाले, और ये भी एयरपोर्ट से बेटी उठाने वाले, एक परंपरा, एक सिस्टम है। इसलिए मैं कहता हूं ऐसे पापियों की बजाय अच्छे लोग सत्ता में आए। अगर मोहम्मद दीपक और दीपक कुमार सत्ता में आना चाहता है तो क्या बुराई, इसमें कौन सी बुराई है, मुझे बताइए। जब देश के अंदर बुरे लोग आ सकते हो तो भले लोगों को भी आना चाहिए।